दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप हैं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने खुद अपने लिए ही एक डिप्लोमेटिक ट्रैप तैयार कर लिया है। क्या अमेरिका अब पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता कि वो एक अच्छा पीस मेडिएटर हो सकता है ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में। और क्या पाकिस्तान ने फिर वही डबल गेम खेला है जो अफगानिस्तान वॉर में उसके ऊपर खेलने के आरोप लगे थे, आपको सब पता होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ने अपनी जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है उसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया, जो मुझे बहुत वाकई ये चीज़ लगती है। क्योंकि इस बार जो सवाल है ना, वो सिर्फ इंडिया नहीं उठा रहा, ये सवाल अमेरिका के बहुत पावरफुल सेनेटर उठा रहे हैं और उनका नाम है लिंडसे ग्रैहम। तो पहले ब्रीफ देखिए कि वो क्या बोलते हैं, उसके बाद हम अपना वीडियो आगे। Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft, General King? Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with being a peace mediator? Heck, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I want to get in the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. तो दोस्तों, ये आपने वीडियो देखा लिंडसे ग्रैहम का, जिसमें उन्होंने अपनी पूरे ऑब्जर्वेशंस किए कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि अब हम किसी थर्ड कंट्री पे विश्वास ना करें और अभी भी पाकिस्तान पे विश्वास करें, जबकि उन्होंने ईरान के जेट्स अपने यहाँ नूर खान जो एयरबेस है उस पर रखे हैं और उन्होंने यूएस को बताया नहीं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं, ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई। जैसे कि आपने देखा, लिंडसे ग्रैहम ने पब्लिकली कहा कि अगर ये रिपोर्ट सही है कि ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में शेल्टर मिला या सपोर्ट मिला, तो पाकिस्तान ट्रस्टेड मीडिएटर नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी फ्यूचर पीस टॉक्स हैं वो किसी थर्ड कंट्री में कराई जानी चाहिए, पाकिस्तान में नहीं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट इंडियन मीडिया ने नहीं दिया, ये बयान अमेरिका के सीनियर रिपब्लिकन सेनेटर का है। और यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए आज की डेट में बहुत एम्बैरेसिंग हो गई है। पहले ये जानते हैं कि ये लिंडसे ग्रैहम हैं कौन। ये एक रैंडम पॉलिटिशियन नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका के बहुत पावरफुल रिपब्लिकन सेनेटर हैं जो कि डिफेंस, मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी, इन सब विषयों पे इनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस माना जाता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज एलाइज में भी इनका शुमार होता है, क्योंकि ट्रंप की जितनी फॉरेन पॉलिसी पोजीशंस हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इनको जो है एक्चुअली ग्रैहम जो हैं, इनको ओपनली प्रो इजराइल पॉलिटिशियन माना जाता है। वो लगातार मतलब इजराइल की सिक्योरिटी, एंटी ईरान पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट मिलिट्री पोजीशनिंग का हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं। अच्छा, और दूसरा, अमेरिका अब इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को नेचुरल है कि एक पार्टनर मानता है, इसलिए जो ग्रैहम लिंडसे हैं इनका इंडियन भी कनेक्शन है, ये इंडिया को भी तरजीह देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब आते हैं, ये आपने पूरा देखा कि पाकिस्तान ने खुद को एक ग्लोबल पीस ब्रोकर की तरह प्रेजेंट किया और मैसेज क्या देना था उनको कि देखिए भाई, हम तो रीजनल पावर हैं, हम अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे ला सकते हैं। और उससे अमेरिका खुश भी होगा, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कि पाकिस्तान की जो पूरी इकोनॉमी है वो बहुत हैवीली डिपेंडेंट है आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, गल्फ फंडिंग पे और इनडायरेक्टली अमेरिकन अप्रूवल्स पे। अगर आईएमएफ है तो अमेरिकन अप्रूवल उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि अभी हाल में $1.3 बिलियन आईएमएफ का सपोर्ट मिला है पाकिस्तान को, वो भी अमेरिका के कहने पर ही नेचुरल मिला है।
तो उसने सोचा कि ये मीडिएशन कराने से वॉशिंगटन में उसकी गुडविल बहुत बनेगी। और नेचुरल है कि ट्रंप को तो दुनिया जानती है कि ट्रंप कहते हैं ना कि मुझे अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बात करने में घबराहट होती है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद द पीपल लोअर माई ग्रेड। तो इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को पकड़ा, पाकिस्तान को पकड़ा, और किसी कंट्री को नहीं पकड़ा उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो ही करेंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेंगे करने के लिए। जब वो बोलेंगे लेटर यहाँ से लेके ईरान पहुँचाओ, अब ईरान का लेटर हमारे पास पहुँचाओ, अब हम ईरान से ये कहो, अब तुम ये बोलो, अब हमसे रिक्वेस्ट करो कि 15 दिन का सीज फायर कर दो, मैं कर दूंगा। फिर बोलो 15 दिन का सीज फायर कर दो, मैं कर दूंगा। तो वो एक तरीके का पपेट की तरह बिहेव कर रहे थे। और यही रीज़न था कि अमेरिका ने भी, मैं कहूँ ट्रंप ने पाकिस्तान को चूज़ किया, आसिम मुनीर को चूज़ किया। और एक रीज़न तो नेचुरल ये है कि पाकिस्तान का एक बॉर्डर भी ईरान से मिलता है, इसलिए ये लॉजिस्टिक्स वगैरह ये भी आसान थे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि ये जो आइडिया था पाकिस्तान का, ये क्यों गलत है। देखिए, ईरान को ये लगा कि यार ये तो पाकिस्तान हर चीज़ तो अमेरिका की मान रहा है, तो एक तरीके से ईरान ने बोला कि भाई पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ झुक गया है। अमेरिका को शक हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेटली ईरान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको अपने पास रखा हुआ है उन्होंने। इट वाज नॉट ए फाइटर जेट, ये जैसे हमारे यहाँ होता है ना हरकुलिस या C-130, उसी का इक्विवेलेंट एक प्लेन है। देखिए, अब एक ही प्लेन था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि वो प्लेन में था क्या, और पाकिस्तान ने अमेरिका को क्यों नहीं बताया। मेरे बहुत दर्शक ये बात बोलेंगे कि यार एक ही प्लेन तो रखा हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है ना। उस जो प्लेन है उसके अंदर यूरेनियम भी हो सकता है, उसमें ऐसी कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट भी हो सकते हैं जो कि ईरान पाकिस्तान में बैठ के वो विजिल कर रहा हो अमेरिका के ऊपर, या जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो अमेरिका कर रहा है उस पर नज़र रख रहा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अब यहाँ से एक अमेरिका का डिसट्रस्ट शुरू हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और इजराइल तो शुरू से ही डिसरेस्पेक्ट करता है, वो तो कहता है मैं ट्रस्ट ही नहीं करता। अब आप ये देखिए, पाकिस्तान बना है मीडिएटर, और ईरान, USA और इजराइल तीनों को उस पर डाउट है। और मैं तो ये पूछता हूं अमेरिका से कि क्या आप अफगानिस्तान वॉर भूल गए? 20 साल कॉन्फ्लिक्ट चला आपका, इस दौरान पाकिस्तान पे कितने आरोप लगे। ओसामा बिन लादेन 8 साल से वहां छुपा हुआ था, जो आपको पता चला वो भी किसी लोकल आदमी से, तो आपने उसको मारा, नहीं तो पाकिस्तान वो भी नहीं बता रहा था आपको। क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपको एयर बेसेस जरूर दिए थे अफगानिस्तान वॉर के वक्त में, लेकिन वो इंटरनली सपोर्ट करते थे तालिबान को। तालिबान के लोग जो लड़ाकू थे वो अफगानिस्तान में कुछ हरकत करके पाकिस्तान में आके छुप जाते थे। अमेरिका ने कई बार बोला, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना जो उनका पहला टेन्योर था उसमें सबसे पहले यही बोला था कि यार ये पाकिस्तानियों ने $32 बिलियन हमसे ले लिया, किया कुछ नहीं, घंटा तालिबान को सपोर्ट करते रहे और डबल गेम खेलते रहे हमारे साथ। क्या वो अब भूल गए? ना, वो भूले नहीं हैं, जानबूझ के उसको माइंड के दूसरी साइड में रख रहे हैं, क्योंकि उनको और कोई मिला ही नहीं। आप देखिए, गल्फ कंट्री में तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि गल्फ में तो वो बम मार रहा है सब जगह ईरान। किसको करते? एक तरीके से ओमान को करते, या कुवैत को करते, या आपका कतर को करते, लेकिन उन्होंने भी शायद मना कर दिया होगा कि यार हम आप लोग के बीच में क्या करें। लेकिन अभी हमको लगता है कि ये थर्ड कंट्री में जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने भी बोला कि यार 18 घंटे की ड्राइव करके हम पाकिस्तान जाएं, ईरान वाले मिलने ना आए, और मिलने आए भी तो वही 10 पॉइंट 15 पॉइंट का एक लेटर हमको दे दें और हम उनको दे दें। यही हो रहा है साहब हमारे बीच में। तो अगर लेटर आदान प्रदान करना है तो हम मेल कर देते हैं एक दूसरे को, यार सामने जाने की क्या जरूरत है। ये समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, और जो ये आपका एयरक्राफ्ट का जो एक सस्पिशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, लिंडसे ग्रैहम उसमें इफ बट जरूर लगा रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी कंफर्म किया है कि हाँ उनका एक प्लेन था, और वो प्लेन तब से है जब नेगोशिएशन चल रही थी आपस में, तो उनके लोग आ जा रहे थे। अब यार कार्गो प्लेन में कैसे आ जा रहे थे लोग? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कार्गो प्लेन से लोग आते हैं क्या, इतने बड़े बड़े लोग? अच्छा, और दूसरा, अगर मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान
एक तरीके का मीडिएटर था ही नहीं, लॉजिकल नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी यही है कि इसका जो मिडिल ईस्ट की जो पूरी वॉर है, टेंशन है, उसमें इजराइल सेंटर पे है, लेकिन पाकिस्तान और इजराइल के बीच में आप जानते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की हिस्ट्री में भी इजराइल का इशू है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप कहीं पे भी जा सकते हैं दुनिया में, इजराइल नहीं जा सकते। इंडिया से 5 बार हो गई ऑपरेशन सिंदूर को मिला के, लेकिन इंडिया में पाकिस्तानी आ सकता है लेकिन इजराइल में नहीं आ सकता। आज तक दोस्तों मुझे समझ में नहीं आया कि इजराइल से प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तानियों की। कभी कोई डायरेक्ट वार नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, केवल धर्म के आधार पे। एनीवेज, वो टॉपिक दूसरा है। तो इजराइल ने भी कभी भी पाकिस्तान को अपना न्यूट्रल मीडिएटर नहीं माना। और नेतन्याहू ने अभी भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि पाकिस्तानी एक अफवाह फैला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू इजराइल और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट करने की, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की अफवाहें फैला रहे हैं। और वो सोशल मीडिया और ट्रूथ है, एक्स है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत डायरेक्ट बोला है नेतन्याहू ने। अब यहां पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में ये मीडिएशन जो कराया वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया। एक बार तो वार्ता हुई, फेल हो गई, चलो, और जेडी वैंस भी वहां चले गए, कृष्णन भी वहां पे आ गए, जायरेफ भी वहां पर आ गए, चलो बड़े बड़े लोग आ गए वहां पे, बात हो गई, फेल हो गई, कोई बात नहीं। दोबारा बात होनी थी, उसके लिए 12 दिन तक इस्लामाबाद ही बंद रहा। भाई साहब, पूरा सिटी, ट्विन सिटी जो है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों ही बंद थे भाई साहब, लेकिन वो वार्ता हुई नहीं, और अब हमको लग रहा है होगी भी नहीं। और ये करके उन्होंने क्या किया कि इस जो पूरी वार्ता है उसका मीडिया हाइप बनाया, एक नैरेटिव सेट किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान आजकल मैं बताऊं नैरेटिव सेट करने में बहुत आगे है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि पाकिस्तान ने क्या किया, वर्ल्ड पावर्स को एक साथ बैठा दिया। लेकिन दोस्तों मैं बात बताऊं, सक्सेसफुल मीडिएटर होने के लिए सिर्फ ज्योग्राफी काफ़ी नहीं होती, ज़रूरी क्या होता है, इकोनॉमिक पावर भी ज़रूरी होती है आपकी। आपके पास कुछ तो हो यार, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट हो, वो भी नहीं है, इकोनॉमिक पावर वो भी नहीं है, न्यूट्रलिटी वो भी नहीं है, आप इजराइल से तो दोस्ती नहीं कर सकते, और आपकी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी वो भी ज़ीरो है, क्योंकि आपके पास अफगानिस्तान का उदाहरण है। और यही पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के वीक पॉइंट है। उसको यार पहले आना ही नहीं चाहिए था कि हम मीडिएशन कराएंगे, उसको पता नहीं था कि उसकी सिचुएशन क्या है, कराया और फेल हुए। और अब उल्टा यूएस ये कह रहा है कि भाई साहब आप इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, यू आर सपोर्टिंग ईरान, इसीलिए क्वेश्चनिंग हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, ये केवल एक एयरक्राफ्ट कंट्रोवर्सी नहीं है, ये पाकिस्तान की पोजीशन डाउन करने के लिए है। अब पाकिस्तान को बोलना चाहिए ना लिंडसे ग्रैहम को कि आप झूठ बोल रहे हैं, और सीबीसी न्यूज़ में जो आपने इंटरव्यू दिया है वो बिल्कुल गलत है। बोलिए, जैसे आप इंडियंस के लिए बोलते हैं वैसे बोलिए। ट्रंप को बोलिए कि यार आपने कहाँ फंसा दिया यार, हमको 2 बार आपने लंच पे बुलाया और उसके बाद आपने लंच तो छोड़ो, आपने तो हमको ऐसा फंसा दिया 2-3 कंट्रीज के बीच में। आपके खुद के जो सबसे लॉयल आदमी है वो हमें गाली दे रहे हैं, वो हमको ट्रस्ट नहीं कर रहे, जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा। और यही सबसे बड़ी बात थी। अब हमको क्या लगता है कि इस पब्लिक एम्बैरेसमेंट के बाद पाकिस्तान अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी तो वो थोड़ा पीछे हटेगा और कहेगा भाई साहब कि फ्यूचर नेगोशिएशंस आप या तो ओमान में करा दो, या कतर में करा दो, गल्फ स्टेट में करा दो, यूरोप में करा दो, यार तो हिंदुस्तान में करा दो, लेकिन अब पाकिस्तान ने मत कराओ। अभी एक चीज़ निकली है ना, हो सकता है 10 चीज़ और निकल जाए, क्योंकि अब आइंदा होगा जब, तो क्या होगा, परतें खुलेंगी। अमेरिका का जो आपका एक तरीके से कॉर्पोरेशन है, उसमें अमेरिका ज़्यादा मॉनिटरिंग करेगा पाकिस्तान की, और ये चीज़ हो के रहेगी। ये मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, आप ये देखिएगा कि ट्रंप का 2 साल टाइम है बस, उसके बाद जैसे ही ट्रंप गया, या अभी नवंबर में कुछ इम्पीचमेंट टाइप की चीज़ हुई, उसके बाद इंक्वायरी होगी कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती हुई तो आखिर हुई कैसे, ये क्रिप्टो का केस क्या है, ये रेयर अर्थ मिनरल का केस क्या है, ये सब सामने आएगा। और तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि भाई साहब अपने से बहुत ताकतवर आदमी से
दुश्मनी तो बुरी है, दोस्ती भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपको कुछ समझता नहीं है, पैरों की धूल समझता है। तो अगर आप अपनी इज्जत लुटा के उसके साथ बात कर सकते हो, जो कि पाकिस्तानियों में ये खासियत है, तो ठीक है। अदरवाइज आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है, और ट्रंप जाने के बाद तो आप देखिएगा क्या होता है। मेरी बात लिख के ले लीजिए। तो ये मैं अब बता रहा था सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है कि या तो फ्यूचर टैक्स पाकिस्तान से बाहर होगी, दूसरा पाकिस्तान पे ज़्यादा स्क्रूटनी होगी, और तीसरा सिनेरियो है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ज़रूर कम हो सकती है। अमेरिका अब किस पे फोकस करेगा? इंडिया पे, गल्फ पार्टनरशिप्स पे, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन पाकिस्तान में। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूं कि सिनेरियो 4 अगर आप देखेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी टर्म्स खराब नहीं करेगा या पूरी तरीके से कट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ट्रस्टवर्दी तो पाकिस्तान पहले से ही नहीं था, लेकिन काम आएगा तो पाकिस्तान ही आएगा। आंखें बंद करके अगर कोई आपका काम करेगा, आपकी बात सुनेगा और जैसे आप बोलेंगे वैसे करेगा, तो वो केवल पाकिस्तान ही है। लास्ट में दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान ने खुद को एक पीस मेकर के रूप में प्रेजेंट किया है ना, लेकिन ये अब पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मिलिट्री नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की और ट्रंप की क्रेडिबिलिटी का है। अगर जो मीडिएटर है इसने अपना ट्रस्ट खोया, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में यूएस ने ट्रंप का ट्रस्ट खोआ, क्योंकि पाकिस्तान को मीडिएटर और कोई नहीं चाहता था ट्रंप को छोड़ के। अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई ट्रस्ट फैक्टर होता है तो वो ट्रस्ट फैक्टर ट्रंप में भी होगा, क्योंकि नेचुरल है ट्रंप ने ही उसको मीडिएटर बनाया है। और उसका फिर दोबारा एक न्यूट्रल एक्टर बनना पाकिस्तान का या ट्रंप का, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब वो कहे कि जी हिंदुस्तान से बड़े अच्छे संबंध हो गए, तो अब हिंदुस्तान भी अगर उनसे संबंध बनाएगा ना, तो उसे कहते हैं ना कि ठोक ठोक के कदम आगे बढ़ाएगा, देख देख के बढ़ाएगा कि अमेरिका कब क्या कर सकता है। ये तो कुछ भी कर सकता है। जो आदमी हमारे रहते हुए पाकिस्तान से दोस्ती कर सकता है, तो ये आदमी ये तो खुद भी कर सकता है। और ये प्रेसिडेंट क्या, अगला प्रेसिडेंट भी खुद कर सकता है। और एक सबक मैं देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, भाई साहब, जब दुनिया की जब बड़ी बड़ी पावर लड़ रही होती है ना, तो एक वीक इकोनॉमी और वीक स्ट्रेटजिक पोस्चर वाले देश को बीच में कूदना ही नहीं चाहिए। आप देखिए कोई देश भी नहीं कूदा, इंडिया ने कुछ नहीं बोला, गल्फ ने कुछ नहीं बोला, यूरोप ने कुछ नहीं बोला, कोई पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। जो आप पड़े थे, अपनी वैल्यू बढ़ानी थी ना, आपने 2 दिन के लिए बढ़ गई, लेकिन उतनी ही बेइज्जती अब आपकी हो गई जब आपके सामने क्रेडिबिलिटी इशू, ट्रस्ट इशू आ चुका है। दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इस स्टोरी में जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।